अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुल्क भर में बिजली के निर्खों में इजाफे के बाद अब के इलेक्ट्रिक सार्फिन की बारी आ गई है। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 10 रुपये फी यूनिट कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ नेपरा ने अवामी समात का एहतमाम किया, जहाँ नेपरा सनती बरादरी और सियासी रहनुमाओं ने मुजव्वज़ा इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सनतों का काम जारी रखना अब मुश्किल होता जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। नई तजवीज़ के मुताबिक इजाफे के बाद इंडस्ट्री के लिए 37 रुपये फ़ी यूनिट कीमत से बढ़कर अब 42 रुपये हो जाएगी, जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं हैं। इसी तरह 700 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए 52 रुपये फ़ी यूनिट कीमत होगी। टैक्सेस और लेवीज़ इसके अलावा हैं। दिलचस्प बात है कि पावर टैरिफ की हसासियत का जायज़ा लेने के लिए नेपरा ने पावर डिवीज़न को हिदायत दी थी, ताकि मालूम किया जा सके कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में शामिल सार्फिन कीमत में इजाफे के मुतहम्मिल हो भी सकते हैं या नहीं। लेकिन पावर डिवीज़न की तरफ से इस ज़िम्न में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। याद रहे कि कराची में बिजली की फराहमी और बिलों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हो चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कुंडा लगाने से मना करने पर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले एक काउंसलर की जान ले ली गई। बिजली चोरी की कीमत जायद बिलों की सूरत में आम सार्फिन अदा करते हैं। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। और मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि वापस आ रहे हैं, तो हम इस मामले पर भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सियासत है उसका मंजरनामा क्या होगा। पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ नईम साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं और बिजली के बिलों से लेकर और दीगर अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो खड़े होते हैं कराची के लोगों के साथ। उनसे ज़रा कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, मौजूद होंगे मेरे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिनसे हम बात करेंगे मियाँ साहब की वापसी पर और आने वाले इलेक्शन पर। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि पावर डिवीज़न का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उससे पता चलता है कि के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ है तमाम डिस्कोस से ऑलरेडी कम है, तो वो कहते हैं कि ये अब इजाफा तो करना पड़ेगा। अच्छा देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली बनाती है, ठीक है ना। अब टैरिफ का मसला तो ये कहते हैं कि चूंकि हमारी यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी के नतीजे में हमें ये पैसे बढ़ा के देने हैं, लेकिन जिस पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी की, वो नेशनल एनर्जी पावर पॉलिसी 2021 इस वक्त मौजूद है। उसी पॉलिसी में अफोर्डेबिलिटी भी लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी भी लिखा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी भी लिखा हुआ है और ट्रांसपेरेंसी भी लिखा हुआ है। अभी कोई ये पूछे कि के इलेक्ट्रिक एक वाहिद प्राइवेट डिस्कोर्स है ना, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, जनरेशन भी है, उसके पास ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मोनोपली है। अब इस मोनोपली ने 18 साल में न जनरेशन में इजाफा किया, 9,304 मिलियन यूनिट साल में 2005 में बना रहा था उस वक्त का KESC। 18 साल बाद ये कम हो गया 10%, जबकि सारिफीन 18 लाख से 37 लाख पे चले गए, डोमेस्टिक और बाकी सब मिला के 45 लाख हो गए। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने जनरेशन कम कर दी, आपने ट्रांसमिशन में पैसे नहीं लगाए, 3 साल में $361 मिलियन लगाने थे, नहीं लगाए। उसके बाद प्लांट बताते रहे कि हम आप कभी कहते थे कि हम कोल पे ला रहे हैं, कभी कहते हैं कोल से हटा रहे हैं, कभी कहते हैं ये बन जाएगा वो बन जाएगा। बदतरीन प्लांट हैं, पुराने प्लांट चलाते हैं, ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, इस फ्यूल के ज्यादा खर्च पैसे कराची के अवाम देते हैं। अच्छा, ये तो हाफिज़ साहब मुझे ये बताइएगा जरा, हाफिज़ नईम साहब मुझे ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि जो टैरिफ है उसमें टैरिफ बढ़ने से जो बिजली की खपत है वो ऑलरेडी 5% कम हो गई है, जो कि टैरिफ इंक्रीज आया है, उनकी जो कंजम्पशन थी या जो यूटिलिटी थी वो ऑलरेडी कम हो गई है। साथ ही वो कहते हैं जो हमारी रिकवरी है वो भी 3.5% जो है वो उसमें डिक्लाइन आया है, माहाना 3.5 अरब रुपए का नुकसान होता है। वो कहते हैं अगर हम ये इजाफा ना करें तो हम ये रिकवरी किस तरह करेंगे हम? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो रिकवरी ये नहीं कर रहे, सरजानी का वाकया आपके सामने, वहां लोगों ने कहा कि हम मीटर लगवाना चाहते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का अमला और कुंडा माफिया मिले हुए हैं। ठेकेदारी निजाम के तहत इलीगल ये जो है ना PMTs इन्होंने दी हुई हैं। 30 PMT मैंने नेपरा के सामने कल बात की है और 30 PMT के नामों के साथ हमारे पास लिस्ट मौजूद है। और इसी तरह से के इलेक्ट्रिक के लोग, अफसर, ऊपर की सतह तक के भी कुछ अफसर मिले हुए हैं जो इस पूरे निजाम को चलाते हैं। और इसलिए चलाते हैं कि चूंकि छोटे इलाकों में
अगर आप ट्रांसमिशन के ऊपर जाएंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट वाला कोई काम के इलेक्ट्रिक नहीं करती, कुंडा माफिया के जरिए से लोगों को कंट्रोल करते हैं। यानी जिसको मीटर लगाने चाहिए वो कुंडे लगवाने की तरकीब दे रहा है, और इसमें खुद भी इनका अमला पैसा खाता है और लोगों को भी इन्होंने पॉलिटिसाइज करके, कभी पीपल्स पार्टी, कभी कोई कौम परस्त पार्टी गोठों के अंदर रखकर ये इस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं। तो इस शहर कराची के साथ ये सलूक के इलेक्ट्रिक ने एक माफिया बनकर किया हुआ है। मेरे पास देखें 50 अरब रुपए वो हैं जो इनको क्लॉ बैक की मद के पैसे हैं। खुद प्रमोट कर दिया। एग्जैक्टली सिर्फ एक सरजानी टाउन में 30 पीएमटी है, तो आप बता दीजिए इलीगल पीएमटी। तो आप मुझे बताएं इनका हाथ किसने रोका है? हर पार्टी तो इनके साथ है, पीपल्स पार्टी इनके साथ, नून लीग इनके साथ, पीटीआई इनके साथ, एमक्यूएम इनके साथ, और 18 साल से ये मौजूद हैं। ताकतवर तरीन लोग हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले, आप इनको हल्का ना समझें, पूरी मशीनरी इनके साथ होती है। तो ये ताकतवर तरीन लोगों की मौजूदगी में अगर पाकिस्तान की तमाम डिस्कोस जो गवर्नमेंट सेक्टर में चल रही हैं, इनके लाइन लॉसेस 15% है, जो सबसे ज्यादा है, तो फिर क्यों है, किस वजह से है? अच्छा, अब जो मेयर कराची ने बिजली के बिलों में कहा है, जो मेयर कराची ने बात की है, बिजली के बिलों में 3 रुपए 20 पैसे जो सर्कुलर डेट में गर्दिशी कर्जे के उसमें डाले जाते हैं, वो कहते हैं कि इस पर ऑब्जेक्शन है उन्हें, और नेपरा में उन्होंने पिटिशन भी डालने का कहा है। तो आप उसमें उनका साथ देंगे कि मेयर कराची के साथ खड़े होंगे कि ये वाकई 3 रुपए 20 पैसे सर्कुलर डेट में हमारे क्यों डाले जा रहे हैं, इनके क्यों डाले जा रहे हैं? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक ने जनरेशन का वादा पूरा नहीं किया, ट्रांसमिशन का वादा पूरा नहीं किया। सर मैं आपको जरा बताता हूं, ये कहना, ये जो सर्कुलर डेट में जो लिए जा रहे हैं 3 रुपए 20 पैसे डाले जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कराची के बिलों में 3 रुपए 20 पैसे गर्दिशी कर्जों की मद में जो है वो नहीं लिए जाने चाहिए सर्कुलर डेट पूरा करने के लिए। हाँ, तो नहीं लिए जाने चाहिए, तो वो आप मेयर का साथ देंगे? इतने सारे जो टैक्सेस उन्होंने लगाए वो भी नहीं होने चाहिए इस पिटीशन में, मेयर का साथ देंगे? का मसला नहीं है के इलेक्ट्रिक पर, तो मुझे नहीं पता ये के इलेक्ट्रिक आप पूछ रहे हैं के इलेक्ट्रिक करने जा रही है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मेयर कराची ने जो बिजली के बिलों में कहा है 3 रुपए 20 पैसे लगाए जाते हैं ना सर्कुलर डेट को कवर करने के, वो नहीं लिए जाने चाहिए, उन्होंने पिटीशन डालने का कहा है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें आप मेयर कराची के साथ खड़े होंगे कि हाँ ये 3 रुपए 20 पैसे कराची वालों पे नहीं डालने चाहिए सर्कुलर डेट के? हाँ, देखें अगर कोई ऐसी चीज जिसमें कराची वालों का फायदा है वो तो हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं और साथ भी देंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, इनका लाइसेंस कैंसिल इसलिए होना चाहिए कि इन्होंने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्लॉ बैक के 50 अरब रुपए इनको वापस करने थे कराची के लोगों के इलेक्ट्रिक को, इन्होंने नहीं किया। और आपने अभी ये अपने इंट्रो में कहा कि पूरे मुल्क में बिजली की कीमतें बढ़ी, अब के इलेक्ट्रिक के लिए भी, कराची वालों के लिए भी बढ़ रही हैं। भाई कराची भी इसमें शामिल था 7 रुपए 50 पैसे में। और एक और बात भी बताऊं, कोई सियासी रहनुमा शरीक नहीं होता नेपरा के हेयरिंग में, सिर्फ जमात इस्लामी होती है, मैं होता हूं, हमारे इमरान शाहिद होते हैं जो हमारी अफेयर्स को देखते हैं। ना कोई नून लीग, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना एमक्यूएम, ना जेयूआई, ना मैंगल, ना कोई, इन सबको वो एक मीटिंग करते हैं और हंसते हुए ये लोग बाहर आते हैं और इनके हिसाब किताब बन जाते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाफिज साहब जरा ये बताइएगा मुझे, आपकी आदत नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं उनको खरीदते हैं। अच्छा, ये भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि बाकी जमातों को उन्होंने खरीदा हुआ इसलिए वो नहीं बोलते? यकीनन इसलिए कि 18 साल में जो बेड़ा गर्क इस शहर का इसके इलेक्ट्रिक माफिया ने किया है, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो ऊपर बैठे, नीचे का अमला इतना बड़ा मसला नहीं है, इंजीनियर तक को पैसे पूरे नहीं देते, उसको ऐसा बेड़ा गर्क करके रखते हैं, वहां तो उनको बिल्कुल दबा के रखते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं, या वो लोग हैं जिनके पास ये शेयर्स होते हैं। अभी तो इनके शेयर्स के भी इश्यूज चल रहे हैं, अलजुमाया ग्रुप और जो अभी नया ग्रुप आया उसमें। तो भाई मेरा सीधी बात यह है कि जब बिजली 9000 मेगावाट एक्सेस है मुल्क में, हम उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है, तो इन 9000 में से 3000 मेगावाट कराची को दे दीजिए, कराची के लोगों से बिलों में पैसे ले लीजिए, इनसे जनरेशन ले लीजिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा कंपनियों को इनवाइट कीजिए, इनके लाइसेंस को कैंसिल कीजिए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। जरदारी साहब का भी पता चल जाएगा जिन्होंने 2009 में 50 अरब रुपए की लायबिलिटी हमारे खजाने से अदा कर दी थी और नई पार्टी को उन्होंने शेयर दे दिए थे। और आपको तो सबका आरिफ नकवी के साथ जिसके कनेक्शन थे, हाँ, सबका पता चल जाएगा। इमरान खान का भी था। इमरान खान साहब के जमाने में तो आरिफ नकवी साहब उनकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बन गए थे। मैंने तो 1000 दफा पॉइंट आउट किया था। ये पार्टी से देखें आप, पार्टियों के साथ बातचीत भी होती है, सियासी जमातों से फाहम तफहीम भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करना पड़ता है। इमरान खान के साहब के जमाने में ही नदीम बाबर थे जो उनके टीम का भी हिस्सा थे और वो के इलेक्ट्रिक के साथ जो है उनकी डील भी थी।
तो भाई जब इस तरह से होगा तो बात तो होगी ना। अच्छा, अब जो बिलावल साहब ने आज बात की है, सारे नून लीग उन्होंने कहा है 18 घंटे बिजली होती नहीं है, 24 घंटे का बिजली का बिल आता है। बिजली के लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, आप इससे एग्री करते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए? एक फॉर्मूला तो आपने भी दिया भी है खुद भी। किसने की है ये बात? सॉरी, आपकी आवाज। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सिंध के आवाम की खिदमत करेंगे और जिस तरह हमने कराची का इलेक्शन जीता है इस तरह पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जीतेंगे। बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सिंध को हमने ऐसा रोल मॉडल बना दिया है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे। मुझे ये बताइएगा, आपकी सीएम साहब से जो मुलाकात हुई है भाई, बिलावल साहब की नहीं, बिलावल साहब की तो खैर बात छोड़ दीजिए ना। ये तो 15 साल से इन लोगों ने जिस तरह इस पूरे सिंध के आवाम का बेड़ा गर्क किया है और किसी को नहीं छोड़ा। अब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें ये करते रहें। 18 घंटे लाइट जा रही है तो भाई आप शरीके जुर्म है ना। आपने क्यों नहीं किया इलेक्ट्रिक लाइसेंस कैंसिल करवाया? मुझे अगर बता सकें हाफिज साहब कि ये जो आपकी इंटरिम सीएम से मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है बिजली के बिलों वाले? देखिए, सीएम साहब से हमने बिजली के इलेक्ट्रिक वाले मसले पे भी बात की, बल्दियाती इश्यूज पर भी बात की और हमने ये कहा कि बल्दिया में आज तक की तारीख में, यानी ये एक्ट पास हुए भी 1.5 साल हो गया और इलेक्शन हुए भी 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, 8-9 महीने हो गए, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इस वक्त तक और अभी तक सारे इख्तियारात जो एक्ट में लिखे हुए वो मुंतकिल नहीं हुए। पहली बात तो ये कि हमने उनसे कहा कि भाई आप मुंतकिल करें, जिसका भी चेयरमैन हो, पीपी का हो, जमात का हो, पीटीआई का, वो उसको आप जो इख्तियार तो दें कि वो काम कर सके। अभी तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, अपना फंड खर्च ही नहीं कर सकता। ठीक। दूसरी बात है कि हमने कहा कि आइन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक तमाम मुंतकिल करें इख्तियारात। ओके ओके, ठीक है। बस और बात, सीधी बात यह कि हमने तो उनसे कहा आप शफाफ इलेक्शन कराएं। अब वो वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए जो कब्जा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जिस तरह कब्जा मेयर बैठा हुआ है ना कराची में, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी मौजूद थे। आप कराची में मामले पर जो है उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे कि कराची हाइट्स पे किस तरह का जो है वो, उन्होंने कहा कि बर्डन है, चोरी भी हो रही है, कुंडा माफिया भी एक्टिव है और उसके लिए जो है वो क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है, तो क्या कुछ होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी होगी और वो ख़ुद मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद उनसे बात होगी। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ज़रा ये इशूज़ हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे आईनी कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप साबिक वज़ीर आज़म भी रहे और कई अहम ओहदों पे वजारतों पे रहे। सर मुझे बताइएगा, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई ऐलान हो जाता है तो आपके ख्याल में सियासी बहरान बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, मैं माज़रत से कहूँगा कि ये सदर साहब का काम नहीं है। आप भी समझते हैं इलेक्शन एक्ट के बाद? ये इलेक्शन कमीशन नहीं, एक्ट के बाद नहीं, आइन भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि वो इलेक्शंस फेयर और ट्रांसपेरेंट कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब 60 और 90 दिन भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने नए सेंसस के मुताबिक कराने हैं तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि मुझे 4.5 महीने दरकार हैं, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो यानी इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी आइन ने लगाई है, कह रहा है कि मुझे कम से कम 4.5 महीने चाहिए। अब वो 4.5 महीने आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरा है, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट वाला मामला है वो आइन से बरतर तो नहीं? इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? वो इलेक्शन, वो भी आइन कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन वो आइन नहीं है ना सर, वो एक्ट है। आइन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। एक आइन में भी शेक है, मुझे उसका नंबर भूल गया, जो कहता है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सदर की जिम्मेदारी नहीं है। वो आप क्लॉज सर मुझे बता दें। जी मैं अभी आइन मंगा दें, अभी ढूंढ देता हूँ। इलेक्शन करवाना तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख देने का मसला है ना। तारीख जो करवाता है उसी को पता होती है ना तारीख कब है। जो करवाता है तारीख उसको पता होती है। इससे पहले तो सदर देते थे ना, अगर एक्ट में अमेंडमेंट। जी सदर देते थे जब ये हालात नहीं होते थे कि आपने हल्का बंदियां नहीं करनी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं सदर। कोई क्राइसिस नहीं है। अगर वो तारीख दे देंगे तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। नहीं, करवा नहीं सकता। जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो करवा नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन मना कर देगा। इसीलिए आपको ये सोच समझ कर ये बात करनी चाहिए।
ठीक सर, आपकी जमात पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सडन रिएक्शन आया PMLN की तरफ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि जी सदर साहब ये कर रहे हैं और ये 9 मई जैसा वाक़या एक और हो जाएगा, ये तमाम बातें। मुझे ये बताएं कि क्या जो 1.5 साल की कारकर्दगी है उसकी वजह से आपकी पार्टी जो है वो बैकफुट पे जा रही है, इलेक्शन से पीछे हट रही? नहीं मेरे भाई, कोई इलेक्शन से जमात हट नहीं सकती। जमात का मकसद ही इलेक्शन से हल होता है, एक सियासी जमात का, कि वो इलेक्शन होते हैं, वो इक़्तिदार में आती है, अपोजिशन में जाती है। अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो क्या होगा? उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए ये बड़ी एक मज़ा का खेल सी बात है, इलेक्शन से घबरा रहे हैं। और इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, जो वो देगा उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब का शॉट चलाइएगा जी, वो क्या कह रहे हैं? शाहिद साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी डर रहे हैं, भाग रहे हैं इलेक्शन से, घबरा रहे हैं, कभी वो बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, कभी वो लोकल बॉडीज़ में नहीं जाना चाहते। मैं उनको कहता हूँ इलेक्शन में जाएं, मुकाबला करें, सियासी मैदान में मुकाबला करें। आपके अपने इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी वो इलेक्शन इल्ज़ाम ना लगाएं, ये सियासत खेलने का वक्त नहीं है। आप पता कर लें, ये भी काबीना के अंदर मौजूद थे जब ये सब फैसले हुए हैं कि इलेक्शन नए सेंसस से कराना है या पुराने से कराना है। पिछली हुकूमत CCI में फैसला करके गई थी कि नए सेंसस पे इलेक्शन होंगे। जब वो हो गए, जब वो फैसला कर दिया काबीना ने, CCI में भी हो गया, जिसमें सिंध से जो वज़ीर आला थे वो पीपल्स पार्टी के थे, वो भी मौजूद थे, सब ने उस पर एग्री कर लिया। इलेक्शन कमीशन उससे पहले बता चुका था कि 4.5 महीने दरकार हैं। तो आज ये सियासत खेलने का वक्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर किसी को मसला है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। बिलावल भुट्टो सियासत कर रहे हैं इस मामले पर? जी सियासत ही नज़र आती है ना, जब आप एक फैसले का खुद हिस्सा है, आपको पता है कितना टाइम चाहिए। बट वो साथ में ये लोग, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर का इख्तियार है, इलेक्शन तारीख दे सकते हैं सदर। अब बिल्कुल तारीख दे सकते हैं, उसमें इलेक्शन तो नहीं हो पाएंगे। दे दें तारीख, लेकिन इलेक्शन मैं ये कह रहा हूँ ना, हम थोड़ा इन मामले को यही वजह शायद साहब के PMLN की लीडरशिप भी अभी बाहर आराम से बैठे, उन्हें यकीन है कि इलेक्शन अभी जल्दी नहीं होने, इसलिए आपकी लीडरशिप अभी तक यहाँ नहीं आई। देखिए इलेक्शन कमीशन कह चुका है 4.5 महीने दरकार है। ये सेंसस की अप्रूवल से पहले उन्होंने कह दिया था, अदालत में कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट में कहा था। कि मेरी बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ आज ही इलेक्शन करवा लें यार, ये शौक पूरा कर लें। लेकिन इस तरह हो नहीं सकता। आपने हल्का बंदियाँ तब्दील होनी और बेपनाह तब्दीलियाँ उसके अंदर आएंगी, खासतौर पर सूबाई इलेक्शन में। ठीक है, तो आपके इत्तेहादी इस बात पर सियासत कर रहे हैं और उनका मानना यह है कि सदर तारीख दे सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं तारीख दे भी तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इलेक्शन होगा फिर भी नहीं, दे दें, शौक पूरा कर हो नहीं पाएगा। आप तारीख बेशक दे दें इलेक्शन का। वो निगरान वजीर आजम ने भी कह दिया, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये काम उनका नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो तारीख देने वाला मामला उनका दे भी दे तो कुछ नहीं होगा। सर ये बताइएगा, शहबाज साहब और इसाक डार साहब दोनों लंदन जाके बैठ गए, उन्हें वापस आना चाहिए, पार्टी को की क़यादत करनी चाहिए, अपनी गवर्नेंस के जवाब देने चाहिए, या अभी वहीं रहना चाहिए? देखिए उनकी हुकूमती जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब उनकी कोई हुकूमती जिम्मेदारी नहीं है, तो वो चले गए हैं और वापस भी आ जाएंगे। आखिर इलेक्शन में शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, तो इलेक्शन के मामलात उन्होंने ही डील करने हैं, वो अपने जो भी वक्त है उस पर आ जाएंगे और काम कर लेंगे। तो उसूलन उन्हें यहाँ होना चाहिए या वहीं होना चाहिए जो पार्टी पे आपकी तनकीद हो रही है 16 माह की कारकर्दगी? उसमें कोई जबर नहीं है, वो किसी के मुलाजिम नहीं है, अब हुकूमत में नौदेदार हैं तो अपनी मर्जी से आएंगे। नहीं मतलब ठीक है, वो वहाँ सियासत में सर मुलाजमत तो नहीं होती, सियासत में ये होता है कि आप आवाम को जवाबदेह होते हैं। अभी आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने की पोजीशन ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब को इंटरव्यू किया जाता है तो वो आगे से कहते हैं कि उनको यहाँ आना चाहिए, जवाब देने चाहिए, फेस करना चाहिए। नहीं बिल्कुल सबको, देखिए ये पूरी काबीना का फैसला होता है ना, फैसले जो होते हैं काबीना करती है, आप सबको जवाब देने चाहिए। लेकिन चूँकि ज़्यादा रोल प्राइम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, उनको जवाब देने चाहिए और वहीं से भी जवाब दे सकते हैं, कोई ये ढकी छुपी बात तो नहीं है। वहाँ भी TV कैमराज हैं, हर चीज़ है। सर गवर्नमेंट होती है तो इधर ही रहना है, गवर्नमेंट चली जाती है तो लंदन चले जाना है और लंदन से सारे जवाब देने पब्लिक में। यार ये आप उनसे पूछ लें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।
उनका डार साहब लंदन रहते हैं काफ़ी अर्सा, शहबाज साहब भी शायद मुशावरत के लिए गए थे मियाँ साहब से, तो मेरा हफ्ता 10 दिन हुए, वापस आ जाएंगे। ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है गुज़िश्ता दिनों, सियासी हुकूमतें ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर पाती हमारी? जो हमने देखा कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डंडा उठाया, क्या कुछ सियासी मजबूरियाँ होती हैं? क्योंकि हमने देखा इस 16 महीने में ऑयल प्राइसेस भी बढ़ती गई, डीजल भी चोरी हो रहा था, ये ज़रा एक ज़माने से हो रहा है तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्राइसेस, डॉलर भी बढ़ता गया, चीनी भी बढ़ती गई, 85 रुपये 90 रुपये वाली चीनी 200 रुपये पे जाके बिकने लगी। क्यों नहीं रोक पाती? सियासी हुकूमतों की मजबूरियाँ होती हैं। देखिए सियासी हुकूमतें तो नहीं थी ना, 2 सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट थी, 2 बड़े सूबों में, वहाँ पर कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। ये तो मसला होता है जब इंटरिम गवर्नमेंट रखते हैं तो क्यों इलेक्शन करा देते? जी इलेक्शन करवा देते हैं, हमने तो किसी को रोका नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हो सकते, नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ये जो मामलात हैं कि इंतज़ामी जो कार्रवाई है, इसके आप मामले की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि मामला है क्या। ये पता करना चाहिए कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और कैसे बढ़ी है। इसको यकीनन इस पर आपको एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ शायद साहब सुन के, देख के ये सारा मामला कि 85-90 रुपये का जब रेट निकला चीनी का, सब कुछ दे दिला के, उसके बावजूद चीनी 200 रुपये पे चली गई। चले हम वो मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार इंटरिम गवर्नमेंट से। इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हुकूमत ने, सियासी हुकूमत ने क्यों नहीं किया। 2 बड़े सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट थी था, लेकिन फेडरल में तो आपके पास एजेंसियां थी ना जिनके जरिए आप ये काम कर सकते थे ना। फेडरल का मैं किसी का दिफा नहीं करता, फेडरल का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं होता, चीनी के मामला से। स्मगलिंग से भी नहीं होता? स्मगलिंग वो भी बॉर्डर कंट्रोल जो हैं, फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड सिक्योरिटी है, बट उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे बॉर्डर, डॉलर स्मगल हुआ है, हमारे बॉर्डर जी, हमारे बॉर्डर बदकिस्मती से पोरस हैं। इसका हमें बंदोबस्त करना चाहिए, और हम अरबों डॉलर का नुकसान हर साल उठाते हैं बॉर्डर्स की वजह से। हमने जो अपने बड़ा बॉर्डर्स पे एक फेंस भी लगाई है सैकड़ों अरब रुपये खर्च करके, लेकिन हम कंट्रोल करने से कासिर हैं। हर रोज़ सैकड़ों टन पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान आता है ईरान से। तो ये छोटी नाकामी है जी? किसकी नाकामी? मैं अब नाकामी है ढूंढनी शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा, सबकी नाकामी है। वहाँ पर पुलिस भी होती है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होते हैं, एफसी भी होती है, फौज के भी इदारे होते हैं, इन सब बॉर्डर्स पर कस्टम्स भी है, एक बड़ी वसी नाकामी है। मुझे ये बताया, मैं ये देख रहा हूँ जो 85 रुपये 90 रुपये किलो चीनी जो रेट तय हुआ था, वो जब 200 पे चली जाती है, उसके बाद निगरान वज़ीर आला मुलाकात कर रहे हैं चीनी के ज़िम्मेदारों के साथ, उसके बाद ये तय होता है कि 140 रुपये किलो चीनी होगी। सो हम इस बात पर क्यों जश्न मनाएं कि 90 रुपये किलो वाली चीनी 200 पे चली जाती है, और मुज़ाकरात में बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि अब 140 रुपये मिलेगी, ये फाइनल फैसला हो गया है। ये क्या बदकिस्मती है कि बजाय इसके कि 90 पे दोबारा जानी चाहिए थी। डायलॉग के नतीजे में ये माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आप इनसे डायलॉग भी करें तो ये कहते हैं हमने 200 कर दिए थे ऊपर, तो अब आपकी खातिर 150 कर देते हैं। ये क्या मतलब? जी ये बिल्कुल इसकी तय तक पहुँचने की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से मामलात इसमें अंदर हैं। मसलन एक ये बुनियादी जो मार्केट के निज़ाम की के ख़िलाफ़ है कि आप एक चीज़ की जो इनपुट प्राइस है, जो उसकी बड़ी जो उसका इंग्रेडिएंट है, जो इनपुट है गन्ना, उसको आप कंट्रोल करते हैं, एक सपोर्ट प्राइस देते हैं, और जो चीनी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कंट्रोल नहीं करते। या तो दोनों का कंट्रोल करें या फिर गन्ने को भी छोड़ दें, मार्केट पे छोड़ दें। क्योंकि किसान तो उसका वो बेनिफिट नहीं ले पाता, जो किसान नहीं ले पाता, जो बीच में ब्रोकर्स ले लेते हैं, मिडिल मैन ले लेता है, और फिर इंडस्ट्री ले लेती है। चीनी में ब्रोकर भी नहीं है, इंडस्ट्री चीनी में मिल है और आड़ती है, ये डायरेक्ट रब्ता है इनका आपस में। एक बीच में एक शख्स होता है जो चंद रुपए फी बोरी पे काम करता है। मैंने सारे निज़ाम को जब पिछली दफ़ा मामला हुआ था तो बड़े गौर से देखा था। तो आपकी क्या सजेशन थी? नहीं, मेरी सजेशन यही थी कि या गन्ने को भी यहाँ से इस मामले से निकल जाएं या फिर प्राइस को भी कंट्रोल करें। कौन नहीं होने देता सर? कौन नहीं होने देता?
ये अब एक लंबी कहानी है सर। आप वजीर आजम नहीं, हुकूमत ही नहीं, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ। सिर्फ वजीर भी होते तो हम आपको कह देते ठीक है कोई बात। देखिए, हमने 2013 से 18 तक 1 रुपया भी चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी, 1 रुपया भी। मिलियंस ऑफ टन एक्सपोर्ट हुआ, उनको सब्सिडी भी दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में जो चीनी थी वो शायद 3-4 रुपये कम हुई थी उस पीरियड में। लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अभी जो हुआ इसकी वजह मालूम करने की ज़रूरत है। मैं हकीकत लेकिन आप बतौर वजीर आज़म क्या देखते थे, ये कौन नहीं होने देता कि चीनी का भी प्राइस तय हो, अगर किसान के साथ जो है वो रेट तय होता है चीनी का? तो देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है मैन्युफैक्चरर्स पे। मैन्युफैक्चरर होल्डिंग भी कर लेते हैं, जो मिल के मालकान हैं, मिडिल मैन आके बाइंग कर लेते हैं और उसको रख लेते हैं, और मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। कीमत बढ़ नहीं सकती जब तक शॉर्टेज क्रिएट ना हो, ये शॉर्टेज की परसेप्शन ना हो। मसलन इस दफ़ा जो कीमत बढ़ी है, इसके अंदर एक आंसर, मैं समझता हूँ बड़ा आंसर ये था कि मार्केट में र्यूमर फैलाया गया कि चीनी इंपोर्ट हो रही है और उसकी कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है और हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती। तो मतलब ये था कि अब वो शायद 3-4 लाख टन इंपोर्ट की बात थी, जो कि इंपोर्ट नहीं हुई, तो सारी मार्केट उस पर चल पड़ी, रूमर पे। जी, र्यूमर पे, स्पेकुलेशन पे। इसमें जिसको मौका मिलता है वो अपसाइड डाउन हमने देखा रेट। जी, जिसको मौका मिलता है वो कर लेता है। शायद साहब ये बताएं, पावर सेक्टर, न गैस न PIA, कुछ भी नहीं चल रहा। ये मुल्क अब क्या गवर्नेंस के काबिल है? क्योंकि हुकूमतों का तो हम हाल देख ही रहे हैं कि किस तरह आती हैं और क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इन हालात में अगर इलेक्शन हो भी जाए फ़ौरन, तो ये अगर हमारी जो मईशत का हाल हो चुका है और उसमें अगर हमने फंडामेंटल रिफॉर्म्स ना की, रिस्ट्रक्चरिंग ना की चीज़ों की, तो क्या हम दोबारा, क्योंकि देखें 2016 में प्राइवेटाइजेशन की बात हुई PIA की, आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, आप प्राइवेटाइज नहीं कर सके। 100 अरब रुपए उस वक्त से लेके आज तक PIA को दे चुके हैं। 35 में से कोई 20 जहाज़ ग्राउंड है, 15 जहाज़ जो है वो उनके ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें फंड्स चाहिए इस क्राइसिस। 100 अरब आप कम बता रहे हैं। कितने 100 अरब का नुकसान हुआ? मेरा यही 100 अरब का नुकसान हुआ अंदाजन। आप तो क्योंकि मेरा जो हिसाब था $1 मिलियन अ डे है, यानी 16 में हम प्राइवेटाइज कर देते तो आज मुल्क कितने 100 अरब जो है वो ना दे चुका। जी, तो कई अरे तकरीबन $7 अरब, मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, $7 अरब के करीब आपका लग गया। क्योंकि PIA का जो एक्यूमुलेटिव लॉस है प्रोबेबली वो शायद 600-650 अरब रुपए है टोटल। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। तो एक सियासी फैसला गलत करने से कई 100 अरब का नुकसान। नहीं, सियासी फैसला उससे पहले भी हुकूमतें नहीं है, सबने ख्वाहिश का इजहार किया है प्राइवेटाइज करने का और किया नहीं है, तो ये कर देना चाहिए। तो ये सियासी मजबूरियां तो हमें कल सुबह भी अगर नई हुकूमत आ जाए नहीं करने देगी। जी, सियासी मजबूरियां नहीं होती, ये मैं समझता हूँ इसको मामलात को नासमझी की वजह से ये होता है। नहीं, इसमें क्या नासमझी थी सर? आप लोगों के पास एक प्लान था, आप प्राइवेटाइज करना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने आगे प्रोटेस्ट किया, हम नहीं करने देंगे, और एक क्राइसिस क्रिएट ना उस वजह से आप उनकी बात मान गए। वो हो गया, उसके बाद एक और हुकूमत आ गई, नहीं किया, उसके बाद एक और आ गई। अग्रीड सर, मैं तो अग्री, मैंने सियासी हुकूमत है इसीलिए तो कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको यही मामले हैं, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे ये नहीं होगा, ये हिम्मत की बात है। ये इलेक्शन से हो जाएगा सब, इलेक्शन से मामला हल नहीं हो, जब तक आप बैठ के फैसला, मैं हमेशा कहता हूँ बैठें, फैसला करें मुल्क कैसे चलाना है, ऐसे नहीं चल सकता जैसे आज चल रहा है। इस नई हुकूमत भी आ जाए तो मामला नहीं चल सकते, कुछ नहीं होगा। क्या नई हुकूमत कौन सी आएगी? यही 2-4 पिछले 3 साल में हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर हुकूमत कर चुका है। किसने नहीं की हुकूमत पिछले 3 साल के अंदर? सिर्फ 3 साल, बाकी 73 साल मैंने छोड़ दिए, सारी जमातों ने कर लिया, सबने कर ली है। हाँ। किसी ने कुछ किया है? बिजली का मसला हल किया? तो क्या शायद साहब एक नई जमात आनी चाहिए, या फिर नई जमात भी आ सकती है, या आप बैठ जाएं। मैं बार बार कहता हूं बैठ जाएं, ये 4-5-6 लोगों का मामला है, बैठें, इस मुल्क के मामलात को हल करें, अपने मामलात को एक तरफ रख दें, थोड़ा अपना नाक से आगे देखें, आपको हल नजर आ जाएगा। वरना इलेक्शन हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, किसी की भी कोई भी जी कोई खड़ा होगा, कोई भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लंबा रास्ता है। नई जमात की गुंजाइश है मुल्क में? देखिए, नई जमातें बनती भी हैं, नहीं भी बनती। गुंजाइश हमेशा जब एक निज़ाम फेल हो जाए, और आज निज़ाम फेल हो गया, सियासी जमातें
सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं, लीडरशिप भी वही है, वो नहीं कर सके, तो यकीनन एक नई जमात की गुंजाइश निकलती है। आप लोग भी कोई नई जमात बना सकते हैं, जो आपने एक आइडिया दिया है? मेरा कोई जमात बनाने का दावा नहीं है, लेकिन जमात की गुंजाइश आज है। लोग देख रहे, लोग मायूसी का इजहार करते हैं। आप बजाय हर शख्स मायूसी का इजहार करता है। आज किसी को तवक्को ही नहीं है, आज किसी जमात ने अवाम की तकलीफ की बात की है? हमेशा ये झगड़े की बात ही है, गाली गलोच की बात है, उसको अंदर डालने की बात है, इसको बाहर निकालने की बात है। हम ये इस इंतशार में फंसे हुए हैं। मुल्क की मईशत की बात करें, इसके हल की बात करें, अवाम की तकलीफ की बात करें, उसके हल की बात करें, फिर मामला आगे चलेगा। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। पीडीएम की हुकूमत से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है सर? हुकूमत में आना नहीं आना चाहिए था। पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीडीएम उसका हिस्सा था, तो हुकूमत में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीपल्स पार्टी से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी थे और असल जिम्मेदारी उन वजीरों की, वो भी अब एक दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं ना। ये पीपल्स पार्टी ने तो आपके सामने रिकॉर्ड पे कहे जा रहे हैं। जरूर कहें, लेकिन हकीकत ये होती है जब आप काबीना में बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं निकल। पावर में आने की गलती है जिसकी प्राइस आज पावर में आने की गलती है, एक तबाही के रास्ते का तयन साबका हुकूमत कर चुकी थी, आपने वो बोझ उठा लिया और मामलात को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह आपको करना चाहिए था, हिम्मत से और तेजी से और एक प्लान की तहत। सर मियां साहब कब आ रहे हैं? मियां साहब के शहबाज साहब ने कहा कि अक्टूबर में आ रहे हैं। मियां साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कोई अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब की बात पर यकीन करता हूँ कि आ रहे हैं। जब वो बताएंगे तो उस दिन आएंगे। ये शोभा उनके पास है पिछले 3 साल से। लेकिन क्या आपसे भी ज्यादा उनको पता है कि मियां साहब ने कहा? नहीं, बिल्कुल उनको पता है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि आपको हर दूसरे तीसरे दिन फोन करता हूँ उनको कि कब आ रहे हैं, कि हाँ कोई खबर आपको है, तो कहते हैं नहीं अभी हुई तो आपको बताऊंगा। 3 साल से ये शोभा वैसे उनके पास है, ये बात आपने दुरुस्त की है। सर ये आपके ख्याल में डार साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी कैसी रही है इस सारे अरसे के अंदर? देखिए मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ, मैं इस जमात का हिस्सा हूँ, कुछ भी जवाब दे सकता हूँ, जो जमात करती है मैं जिम्मेदार हूँ। ये अपनी कारकर्दगी उनका वज़ीर-ए-आज़म जज कर सकता है या लोग जज करेंगे बैलेट बॉक्स पर। देखिए मसलन मैं बार बार कई सालों से कह रहा हूँ कि इस तेल के मामले से निकलें। तेल के मामले का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें फिर भी शौक है तेल की कीमतें अनाउंस करने का। तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो सारा, इंडिपेंडेंट बॉडी मौजूद है, वही लेकिन गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन वही करती है। गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं है। 11 एलिमेंट्स हैं जो पेट्रोल डीजल की कीमत का तयन करते हैं, 11 उसके हिस्से हैं, 2 हुकूमत कंट्रोल करती है, दोनों इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। जीएसटी आपने ज़ीरो कर दिया है, जो पेट्रोलियम लेवी है वो मैक्स पे पहुंच गई है, 55-60 रुपये पे वो है। तो आपका क्या ताल्लुक है पेट्रोल की कीमत से? जो उगरा देता है उसको अनाउंस कर दें और डीरेगुलेट कर दें, इससे भी बढ़कर डीरेगुलेट कर दें, तो मार्केट खुद तय कर लेगी। क्या मार्केट खुद तय कर लेगी? तो अगर उसमें इंक्रीज इतना आ गया कि आवाम के लिए अफोर्डेबल ही ना हुआ, फिर कैसे? तो अभी आप सब्सिडी मजबूरी में नहीं दे पा रहे। इंक्रीज आएगा? आप ज़रा किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं और उसे कहें कि मुझे जुलाई पिछली जो 4 प्राइसेस थी ना, जो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसको 95 ऑक्टेन या 97 ऑक्टेन, उसकी कीमतें आपको दिखा दें। मेंटेन है? मेंटेन नहीं है, कम आई है। जब 250 पे ये पेट्रोल था तो वो पेट्रोल 37 रुपये के मार्जिन से बिक रहा था। आज जब ये 312 पे है तो वो 9 रुपये के मार्जिन पे बिक रहा है। ये होती है मार्केट मैकेनिज्म। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट दुनिया में है, दुनिया में किसी हर मुल्क ने छोड़ दिया है। इंपोर्ट है, कंपटीशन होगा, जो इंपोर्ट करेगा। सर आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मुकदमात हम निपटा नहीं सके उसमें हमें आईनी मामलात में उलझा के रखा हुआ था। सियासी जमातों ने क्यों चीफ जस्टिस को और अदालत को इतना आईनी मामलात में उलझा के रखा कि वो असल मसाइल हल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं,
अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। बख्शिश फरमाए सर, वो हयात हैं सर अभी? नहीं हयात हैं, बख्शिश तो मैं अभी भी दुआ कर सकते हैं ना कि जो कुछ उन्होंने किया है तो उनको अल्लाह ताला माफ़ भी करे। और उनको इस तरह मुल्क आप नहीं चलाते, आपको ये काम नहीं है जिस तरह आपने इदारा चलाया, माजरत से। वो कहते हैं बट हमें तो हुकूमत ने आईनी मामलात में उलझा दिया ना। कौन से आईनी मामलात में? हुकूमत कानून बनाती है, वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, इंतजार करते हैं कि हुकूमत चली जाए, फिर उस पर नज़र रखेंगे। मुझे चीफ जस्टिस साहब जाते हुए ये बता जाएं कि जो 28 जुलाई 2017 का फैसला था मियां नवाज शरीफ साहब का, उनको उसके बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान के अवाम को बता जाएं। ये तो अभी जब कभी मिलेंगे तो पता नहीं, मिलेंगे नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके इदारे ने किया है। कभी मुझे आप बता दें कौन सी शिक है जहाँ पर ताहियात आप नाअहल करते हैं? तो उनके इदारे में तो नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले होते हैं। नहीं, नजरिया ज़रूरत फिर ना करें ना, फिर क्या, फिर जजों का क्या फैसला हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? बट हर केस तो वही है ना, फिर पारसाई का दावा उनका ख़त्म हो गया ना। हम जैसे ही हैं, जितने हम गुनहगार हैं उतने ही वो भी गुनहगार हैं। फिर हमें मत कहें कि जी आप गुनहगार हैं और हम बड़े पारसा। आप लड़ रहे हैं शायद साहब अगला इलेक्शन? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जब तक आप अगले रास्ते का तयन नहीं करेंगे ये इलेक्शन आपको हल नहीं देगा। इस इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के डायलॉग करना चाहिए। बैठे पाकिस्तान के अवाम को, आप डॉलर की बात करते हैं, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये 5 आदमी बैठें एक टेबल पर, मुल्क के मामलात पर बहस शुरू करें, $50 डॉलर गिर जाएगा। कौन 5 लोग? 3 पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़ी जमातों के, फौज के सरबराह हैं, अदलिया के सरबराह हैं। एक तो जेल में, जेल से आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। दूसरे भी जेल में, मियाँ साहब भी, उनके भी वो मुल्क से बाहर किया हुआ है, आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे ना। मेरा ख्याल है आपके ख्याल में मियाँ साहब और खान साहब साथ बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, नहीं बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए। सब एक सियासी हकीकत है मुल्क की। मैं जो मर्जी समझूं या कोई और मेरे बारे में जो समझे, एक सियासी हकीकत है। सर उन्हें कोई बिठाए तो बैठेंगे, आपके ख्याल में खुद भी बैठ सकते हैं? कौन बिठाएगा? कोई भी। सदर का काम होता है, पर सदर साहब यहाँ खुद जानबदार हो गए। सबको देखें, सब इस ये 5 लोग आप कहते हैं बैठे तब इलेक्शन में जाएं, तब फैसला करें, अदरवाइज इलेक्शन का कोई फायदा करें कि हमने मुल्क कैसे, मसलन तय करना है, हमने पीआई को प्राइवेटाइज करना है, इतने दिन में करना है, बिजली को प्राइवेटाइज करना है, जो भी उसका करना है, ठीक, ये बातें तय करके फिर इलेक्शन में जाएं और कल उन मामलात पर सारे सपोर्ट करें। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हमें मुल्क की जो हालात हैं उनकी संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है। ये बदकिस्मती है, सबसे बड़ी बदकिस्मती मुल्क की ये है कि इस मुल्क के जो काबरीन हैं, जो लीडरशिप है, उनको मुल्क के मामलात की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है, सब अपने मामलात में फंसे हुए हैं। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।